स्टैंडर्ड 10 की परीक्षा, चाहे आप इस साल दे रहे हो, चाहे आप अगले साल दे रहे हो, हर स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन रहता है कि एग्जाम देने के बाद हम कौन सा स्ट्रीम चूज करें और कौन से सब्जेक्ट्स ले ताकि हमारे लिए करियर बेटर हो सके। और इस कड़ी में हमारे पास गाइडेंस की कमी होती है। इंटरनेट में हम खोजते हैं कि हमें कौन से स्ट्रीम चूज करना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाते हैं कि आगे कौन सा स्ट्रीम चूज करें ताकि हमारा फ्यूचर थोड़ा आसान हो। इसी कड़ी में आज मैं सुचिस्मिता कैमरामैन नितेश के साथ मिरर मीडिया की ओर से आ चुकी हूं धनबाद के राजकमल स्कूल में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं राजकमल स्कूल के प्रिंसिपल एस.के. मिश्रा। सर, मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगी मिरर मीडिया पर। और जी, सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया अदा भी करना चाहूंगी कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला और उन स्टूडेंट्स के लिए वक्त निकाला जो थोड़ा कंफ्यूज हैं, अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या करेंगे। थैंक यू सो मच सर मिरर मीडिया पर आने के लिए। सर, सबसे पहले आपके लिए सवाल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, उनका माइंडसेट अभी क्या होना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है और मैं आपको इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस विषय पर आवाज़ उठाने की कोशिश की। चूँकि आज के समाज में बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़्ड हैं, अपने करियर को लेके कन्फ्यूज़्ड हैं, उसमें कई तरह के प्रेशर भी उनको झेलने पड़ते हैं। लेकिन जो बच्चे भी इस साल 10 में गए हैं, सबसे पहले तो उन्हें जो इस वर्ष के टॉपर्स रहे, उनके इंटरव्यूज़ देखने चाहिए, उनके जो मार्क्स आए हैं, वो सब देखने चाहिए। इसके अलावा अपने जो विद्यालय के शिक्षक हैं, उनसे बात करके और अपने विषय को, चाहे जिस विधा में वो जाना चाहते हों, चाहे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हों, मेडिकल में जाना चाहते हों या सीए बनना चाहते हों या सीएस बनना चाहते हों, सिविल सर्विसेज़ में जिस विधा में जाना चाहते हों, सबसे पहले उन्हें अपने विषय पर केंद्रित होना चाहिए और अपने विषय ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। चाहे जो भी विषय हो, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित, जिस विषय में भी उनकी रुचि हो, उसमें रुचि पैदा करते हुए उस विषय को बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करनी है। देखिए, सबके मूल में विषय का ज्ञान ही है। अगर बच्चे का विषय ज्ञान ठीक नहीं है, तो चाहे वो जो भी स्ट्रीम चुने, उसमें अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है, तो उसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे और ठीक से करियर भी ऑप्शन नहीं ले पाएगा। ऐसे में बच्चा अगर विज्ञान और गणित में मजबूत पाता है अपने आप को, अच्छे अंक स्कोर करता है, 12th में भी उन विषयों की पढ़ाई करता है, तो इंजीनियरिंग या मेडिकल को अपने एक ऑप्शन के रूप में लेके चल सकता है। ठीक उसी तरह अगर कोई बच्चा गणित में कमज़ोर है या विज्ञान में कमज़ोर है, तो उसके लिए सामाजिक विज्ञान है, अंग्रेजी है, इन विषयों में दक्षता के साथ-साथ वो चाहे तो सिविल सर्विसेज़ की तरफ जा सकता है या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ मुड़ सकता है, बैंकिंग सर्विसेज़ हैं। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ पे बच्चा गणित विज्ञान की जानकारी नहीं रखने के बावजूद भी सफल हो सकता है और अपना एक सुखद करियर चुन सकता है। तो जो बच्चे अभी 10 में अध्ययन कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अपने गार्जियन से बात करके और शिक्षकों से बात करके अपने विषय को प्रगाढ़ करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने विषय ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज तो हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं ज्ञान अर्जन के लिए, हर तरफ चीज़ें उपलब्ध हैं, यूट्यूब पे गाइडलाइन उपलब्ध हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। लोग पुस्तक से ही ज्ञान अर्जन करते थे। लेकिन आज इतने ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म भरे पड़े हैं, जहाँ से एक क्लिक में बच्चे को जानकारी मिल सकती है और वो जान सकता है। तो सबसे पहले वो अपने विषय को ठीक करे और इसके बाद करियर का चयन करे। जी, बिल्कुल, पहले विषय को ठीक करें, समझे कि उनको क्या कुछ पसंद आ रहा है, उसके बाद वो करियर चॉइस करें। और सर, मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे हर जगह पर हम लोग बात करते हैं जो बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं, उनके बारे में। जी। लेकिन बहुत कम बात होती है उन बच्चों के बारे में जो थोड़ा कम स्कोर कर रहे हैं, शायद 50s, 60s में स्कोर कर रहे हैं और कहीं न कहीं वो डर जाते हैं कि अब क्या होगा हमारा? तो उनको आप क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे? देखिए, ये भी एक अच्छा सवाल है। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा इंजीनियरिंग, डॉक्टर या फिर सिविल सर्विसेज़ में जाए या अन्य कोई विधा चुने। इसके अलावा हमारे पास करियर ऑप्शन में जैसे को-करिकुलर एक्टिविटीज़ विद्यालय में कराए जाते हैं, संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, क्राफ्ट आर्ट के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में और सबसे बड़ी बात कि आज कंप्यूटर के क्षेत्र में तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस अभी दस्तक दे चुका है। तो जिन बच्चों का ये सब विषय ठीक नहीं है, वो कंप्यूटर के क्षेत्र में जा सकते हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रोबोटिक्स में जा सकते हैं और वो उसे अपना करियर बना सकते हैं। साथ ही इसके अलावा अगर अपने भाषा ज्ञान सही है,
जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, इन विषयों की अच्छी जानकारी होने के साथ में बच्चे चाहें तो एंकरिंग का एक करियर भी चुन सकते हैं। क्योंकि जिसको बोलने अच्छे से आता है, लिखने अच्छे से आता है, वो एक अच्छा एंकर बन सकता है। तो आज इसका एक बहुत बड़ा माहौल पड़ा है, तमाम प्राइवेट चैनल्स हैं, गवर्नमेंट चैनल्स हैं, जहाँ पे वो अपने करियर को आज़मा सकता है। साथ ही जिन बच्चे का संगीत ठीक है, जो अच्छा गायन जानते हैं, जो गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, वो करियर के रूप में अपना एक जैसे एक्टिंग का करियर हुआ या सिंगिंग का करियर हुआ, डांसर का करियर हुआ, ऐसे ही आर्ट क्राफ्ट का करियर हुआ, ये सब भी चुन सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम जो है नंबर कम पाते हैं तो हमारे अंदर कलाओं की कमी है। ईश्वर ने हर बच्चे को कुछ न कुछ विशेष दे रखा है, क्योंकि हर बच्चा विशेष है। हो सकता है कि वो विज्ञान गणित के पहेलियों को ठीक से सॉल्व न कर पाए, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है और अपने आप को एक अच्छा करियर दे सकता है और समाज में उसका नाम हो सकता है। ठीक उसी तरह अगर कॉमर्स पढ़ना चाहता है, कॉमर्स पढ़ के वो सीए बन सकता है, सीएस के क्षेत्र में जा सकता है और अकाउंटिंग के करियर में जा सकता है। तो ये उसके लिए कमर्शियल सेक्टर में जाने का, बिज़नेस सेक्टर में जाने का एक अच्छा मौका है। साथ ही वो एक अच्छा बिज़नेसमैन भी बन सकता है। ये सारे ऑप्शन उन बच्चों के लिए हैं जो अपने जीवन में बहुत अच्छा स्कोर, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या साइंस हो, उसमें नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को आज़मा सकते हैं और वो बहुत अच्छा कर पाएँगे। जी, बिल्कुल। जैसा कि सर ने कहा कि ऐसे सेक्टर, ऐसे करियर ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हो, जहाँ पर हो सकता है साइंस में आप कमज़ोर हो या कॉमर्स के फील्ड में आप नहीं जा रहे हो, आर्ट्स में थोड़ा-सा कमज़ोरी है, बट बहुत सारे ऐसे सेक्टर अभी आ चुके हैं, ऑनलाइन आ चुके हैं, एआई आ चुका है, जिसमें आप अपना करियर आज़मा सकते हो। सर ने ऐसे एंकरिंग की बात कही, जर्नलिज़्म है, जो हम लोग खुद आप अभी आप देख सकते हो कि हम लोग जर्नलिज़्म एक मीडिया के माध्यम से, मास कम्युनिकेशन के माध्यम से ही आपसे जुड़ रहे हैं। इस फील्ड को आप ट्राई कर सकते हो और अनेकों ऑप्शंस हैं आपके लिए। अगर मार्क्स कम आया है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कहीं पे आप स्टॉप लग जा रहा है, फुल स्टॉप लग रहा है, ऐसा नहीं है। आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर सकते हो। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं और मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि अगर कोई बच्चा साइंस ले रहा है, तो उसको क्या कुछ माइंड में रखना चाहिए? क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि साइंस के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहता है बच्चों का। थोड़ा मतलब क्या कुछ एग्ज़ैक्टली उन्हें फर्स्ट स्टेप सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अपने फ्रेंड को देख लिए कि वो कोई एक फ्रेंड ले रहा है साइंस, तो मुझे भी साइंस चाहिए, तो ऐसा नहीं। तो क्या कुछ माइंड में रखना चाहिए? फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? जी, बहुत अच्छा। देखिए, आज जो विद्यार्थी विज्ञान पढ़ रहे हैं या गणित का अध्ययन कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक ही बात आता है कि या तो वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। इसके अलावा विज्ञान हमें बहुत सारी चीज़ें दे सकता है। हम एक अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं, जैसे जैसे आईआईएसईआर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च एंड एजुकेशन, ये सरकार ने खोल रखा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने खोल रखा है। इसके भी फॉर्म भरे जाते हैं अप्रैल के महीने में, जून में इसका टेस्ट होता है और इसके एडमिशन आईआईटी, जेईई के थ्रू भी होते हैं और इंडिपेंडेंटली भी होते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा साइंस सेक्टर में जाना चाहता है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी है बैंगलोर में, साइंटिस्ट के रूप में काम कर सकता है। इसरो में वैज्ञानिक की भूमिका में काम कर सकता है या डीआरडीओ है। तो ज़रूरी नहीं कि हम साइंस पढ़ने के साथ-साथ जो है सिर्फ़ इंजीनियरिंग या डॉक्टरी के क्षेत्र में ही जाएँ। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो विज्ञान का क्षेत्र हमें उपलब्ध कराता है और हमें एक लक्ष्य लेके चलना चाहिए कि हमें ये चीज़ बनना है। तो इंजीनियरिंग और डॉक्टर से थोड़ा-सा भिन्न होके अगर हम रिसर्च की तरफ आगे बढ़ें तो उसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और हमारा करियर सुरक्षित हो सकता है। जी सर, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्या सोचना है? जैसे फ्रेंड्स को हम लोग देखते हैं, बहुत लोग होते हैं कि फ्रेंड कोई ले रहा है, तो वैसे करके हमने ले लिया। तो वो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि खुद क्या सोचना चाहिए? खुद से डिसीज़न लेना इसमें थोड़ा मेरा मत भिन्न है। हम कभी भी नहीं चाहते कि बच्चे देखा-देखी करें। अगर उसका कोई फ्रेंड, कोई मित्र विज्ञान पढ़ रहा है या गणित का अध्ययन कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि हमारा माइंडसेट भी वैसा ही हो। हो सकता है कि हमारा गणित विज्ञान उतना प्रखर ना हो, हम उतने तेज़ ना हों। हमें कभी भी इस क्षेत्र में नकल नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी क्षमता का परीक्षण करना चाहिए। जैसा कि हम 10th का एग्ज़ाम देते हैं, तो हमें उससे स्कोर पर ध्यान देना चाहिए कि मैथ या साइंस में हमने कितने स्कोर किए हैं। और सही परख तो वही है कि अगर हम नंबर को ही आँकना चाहते हैं, नंबर के बेस पे अपने आप को आँकना चाहते हैं, तो हमारी पहली परीक्षा हमें बताती है कि हम किस विधा में जाएँ। जैसे गणित हमारा सही नहीं है, विज्ञान सही नहीं है, लेकिन हमारे किसी फ्रेंड ने साइंस ले रखा है, तो हम उसके साथ मात्र रहने के लिए साइंस चुन लें, तो ये अपने भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ है। हमें अपने
मूल स्थिति, वास्तविक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और इससे थोड़ा-सा इतर सोच के, अलग सोच के और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। वो हो सकता है कि विज्ञान या वैज्ञानिक के रूप में या इंजीनियरिंग के रूप में सफल हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम भी सफल हों। हमें अपने अनुरूप अपना करियर चुनना चाहिए और अपने आप पे भरोसा करना चाहिए, इसमें एकदम नकल नहीं करनी चाहिए। जी, बिल्कुल, जैसा आपने सुना कि सर कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स बहुत टाइम अपने फ्रेंड्स को सुनकर कि फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो हम भी ले लेते हैं। तो इस तरह से वो चूज़ कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने अपने स्कोर देखना है, अपने पोटेंशियल देखना है, अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपको किस चीज़ में आप कौन-से सब्जेक्ट में आगे बढ़ सकते हो। साथ में जैसे सर ने कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी बहुत ज़्यादा उस स्ट्रीम में भी आप अपने आप को देख सकते हो, सिर्फ़ ऐसा नहीं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग ही करना है। कई सारे अन्य क्षेत्र है साइंस सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉमर्स के बारे में। अगर कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं तो क्या कुछ सोचना चाहिए और क्या-क्या स्ट्रीम आगे कौन से सब्जेक्ट्स में वो जा सकते हैं और कौन से स्ट्रीम में वो जा सकते हैं सर? जी, कॉमर्स एक अत्यंत ही लोकप्रिय क्षेत्र है और आप देखिए जितने कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैं, वहाँ पे कॉमर्स की बड़ी पूछ होती है। जितने एग्ज़ीक्यूटिव हेड बनते हैं, वो कॉमर्स पढ़ के ही जाते हैं, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, बिज़नेस साइंस की तरफ जाते हैं और वो एमबीए करने के बाद काफ़ी सफल होते हैं। तो हम अगर कॉमर्स के क्षेत्र की तरफ ध्यान दें, तो सीए और सीएस के अलावा भी क्षेत्र है, जैसे बीबीए हुआ, एमबीए हुआ और ऐसा करके हम कॉर्पोरेट क्षेत्र में अपना एक करियर आज़मा सकते हैं। और इसके अलावा बैंकिंग सर्विसेज है, बैंकिंग में प्रोबेशनरी ऑफिसर का ऑप्शन है जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, उसमें हम अधिकारी बन सकते हैं। आजकल तो बैंकिंग सेक्टर ने बहुत सारे द्वार खोल दिए हैं, असिस्टेंट की भर्ती होती है और क्लर्क की भर्ती होती है, तो हमें छोटा नहीं मानना है किसी चीज़ को। अपने आप को स्टेबल करने के लिए अगर हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट होता है ग्रेजुएशन के बाद जो एसएससी अपने थ्रू कराता है और उसमें भी बच्चे सफल होते हैं। इसके अलावा हम रिज़र्व बैंक के गवर्नर भी बन सकते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी पढ़ाई करने के बाद हम बहुत ऊँचे पद पे जा सकते हैं। लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स का कोई विशेष वो योगदान नहीं होता, लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, तो जो बच्चे इकोनॉमिक्स में अच्छे हैं, हो सकता है साइंस मैथ में अच्छे ना हों, तो अपना करियर अत्यंत ऊँचाई पे लेके जा सकते हैं और कॉमर्स हमें काफ़ी पहचान दिला सकता है। कॉमर्स चूँकि हमारे देश की रीढ़ मानी जाती है, इंडस्ट्री और देश को आगे बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आज चूँकि कॉमर्स की माँग भी बढ़ रही है और बिज़नेस सेक्टर में या कॉर्पोरेट सेक्टर में जिस तरह की भी नौकरियाँ हम चाहते हैं, बहुत आसानी से कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद पा सकते हैं। जी सर। और ये रही कॉमर्स की बात। अब हम बात करेंगे कोई अगर स्टूडेंट आर्ट्स लेते हैं तो उसमें क्या कुछ आप कौन से सेगमेंट में जा सकते हैं? जी सर। देखिए, तीनों विधाएँ महत्वपूर्ण हैं, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। जिस तरह हमने साइंस और कॉमर्स की बात की, ठीक उसी तरह आर्ट्स का भी अपना एक महत्व है। जो बच्चे अपने जीवन में गणित विज्ञान से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, लेकिन उनका इतिहास में, भूगोल में, राजनीति शास्त्र में आदि में रुचि है, तो आज तो आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जब सामान्य पढ़ाई शुरू करता है, तो 10वीं में सारे विषय पढ़ता है, फिर 12वीं में कुछ विषय हो जाते हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जाते-जाते अंत में एक विषय बचता है, जिसमें वो सिद्धहस्त अपने आप को साबित करता है और बहुत अच्छे से अध्ययन करता है। तो ऐसे में जो बच्चे आर्ट्स का अध्ययन करते हैं, उनके लिए करियर ऑप्शन में टीचर बनना हो गया, सिविल सर्विसेज़ हो गया, स्टेट सिविल सर्विसेज़ हो गया या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जो भर्ती होती है, तमाम तरह के पोस्ट निकलते हैं। 25 से 30 हज़ार भर्तियाँ एसएससी करता है खुद। बैंकिंग सेक्टर में भर्तियाँ होती हैं, तो उसमें गणित अपना जो अंकगणित अगर ठीक है और आर्ट्स के सब्जेक्ट जिसमें करंट अफ़ेयर है, जनरल नॉलेज है, ये सारे अध्ययन करने के बाद आर्ट्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और विद्यार्थी इसमें अगर थोड़ा ज़्यादा परिश्रमी है, तो ऊँची सफलता प्राप्त कर सकता है, वो आईएएस ऑफ़िसर भी बन सकता है। तो इस तरह आर्ट्स को हम कभी भी कम नहीं आँक सकते। समाज में जैसे जब हम देखते हैं बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर हाइप होता है साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ने का। लेकिन ऐसी बातें हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र, दिल्ली में नहीं देखते। उन लोगों को कॉमर्स और आर्ट्स के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान होता है। वो इसका अध्ययन करते हैं और आप देखेंगे बड़े-बड़े अधिकारी बन के उभरते हैं। साउथ इंडिया में भी साइंस और इसको कॉमर्स को लेके बहुत क्रेज़ नहीं दिखता है, लेकिन आर्ट्स को लेके दिखता है और टॉपर भी बनते हैं। तो ऐसे में सारे विषयों का तो एक ही तरह का योगदान है, लेकिन हमारी रुचि किसमें है,
हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा कॉमर्स विषय है या आर्ट्स का विषय है या साइंस का विषय है, तो ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमें अपने करियर का चुनाव अपने विषय ज्ञान और विषय निष्ठता के आधार पर ही करनी चाहिए, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जी। जैसे कि स्टूडेंट आपने सुना कि सर कह रहे हैं कि आपके खुद के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट को चूज़ करोगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़ेज़ है आपके लाइफ़ का, यहाँ पर आप डिसीज़न को बहुत गहराई से सोच के लें, ताकि आगे आपकी जो करियर चॉइस है वो थोड़ी ईज़ी हो जाए, क्योंकि बाद में आपको बहुत सारे करियर चॉइसेस मिलेंगे, लेकिन स्टार्टिंग फ़ेज़ में आपको सही डिसीज़न लेना होगा। चलिए, अब एक और सवाल सर से पूछना चाहेंगे डिस्ट्रैक्शन को लेकर। सर, अभी इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन है, बहुत ही ईज़िली इंटरनेट अवेलेबल है। एक क्लिक में आपको कुछ भी मिल सकता है। तो इस ऐसे फ़ेज़ में स्टूडेंट किस तरह से अपने आप को मैनेज करे, किस तरह से डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को हटाए और पढ़ाई पे ध्यान लगाए? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आज के दौर के लिए। आज के बच्चे जितने अव्यवस्थित हैं या कन्फ्यूज़्ड हैं, मुझे लगता है कोविड के बाद ये एक ऐसा दौर चल रहा है, जिसमें बच्चों के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। आज विज्ञान इतना आगे हो गया है, आईटी इतना आगे हो गया है कि बच्चे उस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से खींचे चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बाधा उनके जीवन में अगर है, तो वो सोशल मीडिया का है। वो एक अलग प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, फ्रेंड्स का प्रेशर अलग तरीके से, उसके बाद अपने अभिभावक का प्रेशर। इतने तरह का प्रेशर बच्चे झेल रहे हैं कि आज मोबाइल ने पूरी तरह से पेरेंट को, बच्चों को एक तरह से अलग करके रख दिया है। सब बच्चे या परिवार के लोग आपस में अपने आप को एक साथ जुटा नहीं पाते। आज पेरेंट के पास उतना समय नहीं होता कि वो बच्चे के साथ बैठ के उनकी समस्याओं को सुने। ऐसे में बच्चा अपने आप को एकाकी पाने लगता है और वो अपनी समस्याओं को ठीक से सामने नहीं रख पाता। तो एक उनके ऊपर प्रेशर रहता है। उसी में करियर का ऑप्शन और उसी में सोसाइटी को मेंटेन करना, फ्रेंड सर्किल को मेंटेन करना, क्योंकि आज व्यक्ति जब सिंगलेटन होते जा रहा है, बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। बच्चे के पास एकमात्र सहारा मोबाइल है, क्योंकि पेरेंट भी अपना पीछा छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल देके किनारे हो जाता है। लेकिन कभी हम बच्चों की मनःस्थिति को समझना नहीं चाहते। पेरेंट को आज के दौर में बच्चे के साथ बैठ के उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, उसका समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए, उनसे फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उनके जीवन में चल क्या रहा है ये जानें। तब जाके बच्चे अपने पेरेंट, चूँकि आज दूरी बहुत बढ़ गई है। बच्चे और पेरेंट के बीच इतनी दूरी है कि पेरेंट अपने एटीट्यूड के कारण और बच्चे अपने एटीट्यूड के कारण दोनों एक दूसरे के संपर्क में ठीक से नहीं आ पाते, जिसके कारण दोनों एक दूसरे की ठीक से मदद भी नहीं कर पाते। अब आज के दौर में जो बच्चे का डिस्ट्रैक्शन है, उसके कई तरह के कारण हैं। सोशल अफेयर्स हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, उनके फ्रेंड सर्कल्स हैं, उसके पेरेंटल अफेयर्स हैं और उसके अलावा विद्यालय स्कूल रिलेटेड अफेयर्स हैं। ये जितनी भी बातें हैं, वो सब बातें बच्चे के ऊपर प्रभाव डालती हैं, जिसके कारण वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट करता है। वो एक डिसीजन ले नहीं पा रहा है और यही कारण है कि आज बच्चा अपने आप को कन्फ्यूज़ महसूस कर रहा है। ऐसे में हमारे समाज का ये दायित्व है कि बच्चों की मजबूरियों को समझें, उनके जो डाइवर्शन है, उनके जो डिस्ट्रैक्शन है, उसको ठीक तरह से समझने की कोशिश करें। पेरेंट, परिवार के सभी लोग एक साथ मिल बैठ के उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करें और सबसे बड़ी बात कि आज बच्चा समाज में रह के भी अपने आप को अकेला पाता है। जैसा कि हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं, तमाम तरह के लोग मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, लेकिन वास्तविकता में कितने फ्रेंड उसके जीवन में हैं, जो सही तरीके से उसकी मदद कर पाएँगे, ये बहुत मुश्किल है। और ऐसे में एकमात्र सहारा घर के लोग हो सकते हैं, अपने माता-पिता हो सकते हैं, जो अपने बच्चे के जीवन में चलने वाली घटनाओं का समाधान कर सकते हैं और हो सकता है कि इस डिस्ट्रैक्शन से बचाने का एकमात्र तरीका ये हो कि पेरेंट अपने बच्चे के मन में झाँकने की कोशिश करें, उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि ये डिस्ट्रैक्शन बच जाए। क्योंकि ये भावनात्मक संबंध जब तक क्रिएट नहीं होगा, बच्चों के प्रति जो माता-पिता का रवैया है, वो प्रेशर से हट के और कंपैशन तक नहीं आएगा और फीलिंग तक नहीं आएगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता और डिस्ट्रैक्शन से बच्चे नहीं हट पाएँगे। अगर डिस्ट्रैक्शन से हटाना है, तो उनकी मूल समस्या को समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आज के बच्चे आज ट्रैक पर आ पाएँगे।
जी सर, इसी से रिलेटेड है कि एक मैसेज आप पेरेंट्स को क्या देना चाहेंगे, जो कि अभी जैसे करियर चूज कर रहे हैं बच्चे, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपनी कोई इच्छा होती है कि पेरेंट्स ऐसा डिसाइड करते हैं कि बच्चे ये सब्जेक्ट ले, ये स्ट्रीम चूज करे, तो उसमें आप पेरेंट्स को भी क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट के लिए बस मुझे यही कहना है, मैं भी एक पेरेंट हूँ और मेरे भी बच्चे हैं। मैं ये कहूँगा कि आज का पेरेंट अपने छूटे हुए सपने को साकार करने के लिए अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर ना बनाए। कभी-कभी ऐसा होता है कि माता-पिता अपने जीवन में जो कुछ छोड़ आए हैं, वो जो प्राप्त नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि अपने बच्चे के अंदर वो सपना देखें और अपने बच्चे के माध्यम से उस सपने को साकार करें। तो बच्चे का अपना एक माइंडसेट होता है, उसकी अपनी एक समझ होती है और इस मामले में बच्चे को पूरी तरह से आज़ादी देनी चाहिए। वो अपने मन से विषय चुने, उसमें माता-पिता का कहीं भी दबाव नहीं होना चाहिए। अब बच्चा मन मन से आर्टिस्ट बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है या जो कुछ भी वो उसके मन में चल रहा है, इसके विपरीत पेरेंट का मन है कि बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो एक ऐसा प्रेशर, ऐसे कई एग्ज़ाम्पल हमने देखे हैं, जिसमें बच्चे पूरी तरह से मतलब स्पॉइल्ड हो गए हैं और डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा रोल पेरेंट का रहा है। पेरेंट ने कभी उन बच्चों को समझने की कोशिश नहीं की कि इसके जीवन में क्या चल रहा है, इसका मन क्या कर रहा है, ये क्या विषय पढ़ना चाहता है। और सबसे पहले ये पेरेंट को ही समझना होगा कि वो बच्चे को शुरू से देख रहे हैं, अपने सामने बड़ा हुआ देख रहे हैं, उसके विषय ज्ञान को जानते हैं, उसकी क्षमता को जानते हैं। जब ये सारी बातें पेरेंट को मालूम है, तो कहीं से भी पेरेंट को अपना एक दबाव या प्रेशर बच्चे के ऊपर नहीं डालना चाहिए। उसको स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, सोचने के लिए और अपना करियर चुनने के लिए, तब जाके बच्चे एक अच्छा करियर चुन पाएँगे और जीवन में सफल हो पाएँगे। जी सर। और सर आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, उनके लिए मैसेज, और जो थोड़ा-सा कम मार्क्स लाए हैं, और इवन स्टैंडर्ड 11, स्टैंडर्ड 12 के बच्चों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा सर? जो इस वर्ष के बच्चे सफल रहे और अपने-अपने क्षेत्रों में, चाहे विज्ञान हो, गणित हो या कला हो, इन तीनों क्षेत्रों में जो बच्चे टॉप पे रहे, उनको बहुत सारी शुभकामनाएँ। लेकिन उनके लिए एक संदेश भी कि वो अपनी सफलता को सस्टेन करके रखें। ये नहीं कि उस सफलता के आवेश में वो अपनी आने वाली सफलताओं को भूल जाएँ और आने वाले जीवन में उतनी मजबूती के साथ ना लग पाएँ। मेरा आग्रह होगा ऐसे बच्चों से जो जीवन में अभी सफल रहे हैं और टॉपर रहे हैं, आगे इस सफलता को कंटिन्यू रखें और उसी मेहनत के साथ आगे बढ़ते जाएँ। जितनी मेहनत से उन्होंने ये सफलता अर्जित की है, इसकी एक कंटिन्यूटी हो, ये क्रम ना टूटे। उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जो बच्चे कम नंबर लाए हैं, उनके लिए ये संदेश है कि उनके जीवन का रास्ता हो सकता है कि ईश्वर ने कुछ अलग चुना है, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए और पुनः परिश्रम करते हुए ये सोचना चाहिए, अपना पीठ थपथपाते हुए कि उनके लिए एक अलग रास्ता बना हुआ है और पुनः पूरी ऊर्जा के साथ लगना चाहिए और जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने की सोचनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपका कीमती वक़्त हमें देने के लिए। और स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगी, जैसा कि सर ने आपको बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं, अगर आप एक बार इस वीडियो को देखते हो, समझ नहीं आता, आप दोबारा देखो, क्योंकि सर ने जो-जो इम्पोर्टेंट बातें कही हैं, जैसे अगर आप साइंस ले रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ कन्वेंशनल जो कोर्सेज़ है, उसी में जाना है, आप कई सारी और भी चीज़ें कर सकते हो। आर्ट्स में भी अच्छी स्ट्रीम है, कॉमर्स में अच्छी स्ट्रीम है, बहुत सारी स्ट्रीम है, बहुत सारे ऑनलाइन की भी स्ट्रीम है जहाँ पर आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ भी थोड़ा-सा कम स्कोर आया है तो आप यहाँ पर डीमोटिवेट हो जाओगे। ये जो स्टैंडर्ड 10 का एग्ज़ाम है, ये सिर्फ़ आपका एक लाइफ़ का पार्ट है यहाँ पर। यहाँ पर आपका लाइफ़ फुल स्टॉप नहीं होता है, आगे आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम मिरर मीडिया की ओर से और भी एपिसोड्स लाएँगे, जहाँ पर और भी आप जानकारी ले सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।